हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वीट। वीट के बारे में हम पढ़ेंगे। वीट क्रॉप से क्या मतलब है? गेहूँ। जैसे आपको पता ही है, जो अपना एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है बीएससी 10th ईयर के लिए, बीएससी 10th का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें क्या आता है कि अपना रबी और खरीफ की फसलों के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अपना रहता है गेहूँ, वीट। वीट के बारे में पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन क्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ सीरियल्स, अनाजों का राजा। अनाजों का क्या रहेगा? राजा। ठीक है, हमने क्या कल जो पढ़ा था रिवॉल्यूशन के बारे में, क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा था अपना, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारी गेहूं का रहा था। इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ सीरियल्स। किंग ऑफ सीरियल्स इसे क्यों बोला जाता है कि जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में ये फर्स्ट नंबर पे आती है सीरियल, जिसका प्रोडक्शन है, ठीक है, और जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन है, एरिया सबसे ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में क्या रहता है? इंडिया में, अपने भारत में इसका सेकंड नंबर पे रहेगा। सेकंड, पहले पे क्या रहता है? फर्स्ट पे अपनी राइस आती है, धान। धान क्या होगी? फर्स्ट नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्शन रहता है वो अपना वीट क्रॉप का रहेगा। अब हम पढ़ते हैं आगे वीट के बारे में। वीट क्या है? किंग ऑफ सीरियल्स है, अनाजों का राजा है। और वीट क्या है? दुनिया में सबसे पहले नंबर पे उगने वाली फसल है। और इंडिया में अपना इसका सेकंड नंबर रहता है, फर्स्ट नंबर पे धान रहती है। तो अब हम पढ़ते हैं वीट में जो प्रोटीन होता है। प्रोटीन, प्रोटीन है वो ग्लूटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम ग्लूटीन है। और 8 से 11% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटीन क्या है? अपना जो बेकिंग है, बेकिंग पर्पस के लिए बेस्ट होता है। बेकिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहेगा। बेकिंग मतलब वो जो भी आप पकाते हैं, पकाने वगैरह के लिए, ब्रेड हो गया, सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट रहता है। ग्लूटीन की जो मात्रा है वो चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल रहती है। छोटे बच्चों के लिए ये हार्मफुल है। बच्चों क्या रहेगा अपना कि जो भी हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, मेन मोटिव ये रहेगा कि जो अपना एग्रीकल्चर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक किसी भी फसल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करें। तो हमने पढ़ा वीट प्रोटीन, जिसका नाम है ग्लूटीन। ठीक है, 8 से 11% इसमें प्रोटीन रहता है। और ये ग्लूटीन क्या है? बेकिंग पर्पस के लिए यूज होगा, मतलब बेकिंग पर्पस इसका बेस्ट रहता है। ग्लूटीन क्या है? चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल रहेगा। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा जीन है, नोरिन 10 जीन पाया जाता है वीट के अंदर, जो ड्वार्फनेस के लिए है। वीट की ड्वार्फनेस के लिए मतलब पौनापन, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो नोरिन 10 एक जीन है जो अपना क्या रहेगा? वीट की ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, ये हो गया ग्लूटीन। ये आपने ये
एक एक जो लाइन है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीट ड्वार्फनेस, या गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हम लिखेंगे नोरिन 10। फिर आ जाता है वीट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें हम बोल देंगे ग्लूटिन, जो चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल रहता है और बेकिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहता है। 8 से 11% वीट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसे बच्चों बोलते हैं, उसमें वीट की कौन कौन सी जो वेराइटीज हैं उनका यूज हुआ है। ठीक है, वेराइटीज हैं तो है सोनारो, ठीक है 63, सोनारो 64, ठीक है ये वाली वेराइटियां हैं, ये 5 वेराइटियां थी। ठीक है, इसमें आ जाता है अपना मायो 64 और लर्मा रोजो। ठीक है, मायो 64 और लर्मा रोजो, 4 हैं ये वेराइटीज। ठीक है, 4 वेराइटीज हैं ये जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन अपना क्या रहेगा, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। 1965 में ये हरित क्रांति आई थी। 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। किस कारण से आया था, जो अपनी गेहूं वगैरह की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया। इसमें क्या रहती है वेराइटी, सोनारो 63, सोनारो 64, मायो 64 और लर्मा रोजो। ठीक है, अब आता है कि हाँ, एक चीज हम भूल गए, गेहूं के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका साइंटिफिक नेम रहेगा ट्रिटिकम एस्टिवम। आपको याद रखना है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसको बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, ये कितने कितने प्रकार की वीट होती है। पहले अपने पास आ जाती है जो ब्रेड वीट है, जिससे रोटी बनती है, ब्रेड बनता है, ब्रेड वीट। सेकंड अपने पास आ जाती है तो मैक्रोनी वगैरह, मैक्रोनी वीट। ठीक है, थर्ड अपने पास आती है इमर वीट। अभी इनके हम साइंटिफिक नेम वगैरह भी पढ़ेंगे। तो क्या रहता है, ब्रेड वीट अपने पास वही है ट्रिटिकम एस्टिवम का साइंटिफिक नेम रहता है। ठीक है, और रेड वीट है, इसको 87% एरिया में लगाई जाती है। तो वीट का जितना टोटल एरिया है उसमें 87% तक हम क्या करते हैं, जो ये ट्रिटिकम एस्टिवम है, ब्रेड वीट है अपनी, उसको लगाते हैं। और ये किस पर्पज के लिए रहती है अपनी, चपाती, चपाती पर्पज के लिए ये बेस्ट वीट है। रोटी जिसको रहेगी क्या, चपाती क्या रहेगा, रोटी पर्पज के लिए इस वीट को हम यूज करते हैं। फिर आती है मैक्रोनी वीट, जिसका एरिया 12% रहेगा एरिया। ये थी ट्रिटिकम एस्टिवम और वो रहेगी ट्रिटिकम डूरम। ट्रिटिकम डूरम नाम बच्चों ये याद करने ही है, क्योंकि कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि
मान लो वीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या आ गया कि जो ब्रेड वीट है उसका साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, तो वो बोल देंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर आ जाता है जो मैक्रोनी वगैरह में हम यूज़ कर रहे हैं, मैक्रोनी से मतलब ये रहेगा कि जो जिससे सूजी बनती है, ठीक है, सेवियाँ, ठीक है जी, और सेवियाँ जिस वीट से बनाई जाती है वो होती है ट्रिटिकम डूरम वीट, उसको हम बोलते हैं। एक होती है अपने पास एमर वीट, तो 1% एरिया में ही लगाया जाता है। और ये जो साउथ इंडियन की बहुत ज़्यादा अपनी बेस्ट वो बोल सकते हैं हम, बेस्ट एक डिश बोल सकते हैं, उपमा। उपमा अगर आपने सुना हो या बच्चों ने खाई हो या सब नहीं खाई हो, ठीक है, उमा इसको बोलते हैं, उपमा, ठीक है, इमर वीट इसको बोला जाता है। इसका जो मीनिंग रहेगा ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम। तो हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट के बारे में पढ़ा है। इसमें रहता है पहले ब्रेड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम रहेगा, 87% तक एरिया रहता है, चपाती ब्रेड रोटी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर आ जाता है सेकंड हमारे पास जिसमें मैक्रोनी वीट बोला जाता है, ट्रिटिकम डूरम इसको बोलते हैं, 12% एरिया, जो वीट का टोटल है, टोटल एरिया का 12% ट्रिटिकम डूरम के अंदर आता है। और सूजी या फिर सेवियाँ, इनको बनाने के लिए मैक्रोनी वीट का यूज़ करा जाता है। लास्ट अपने पास रहता है एमर वीट, जिसको ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, 1% एरिया रहता है। और उपमा है जो साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडियन डिश होती है ये, हम एमर वीट ट्रिटिकम डाइकोकम का यूज़ करते हैं और इसे उपमा के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ वीट के बारे में। नेक्स्ट रहता है कि अपने पास ये भी क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में कि ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ऑफ वीट साउथ वेस्ट एशिया, एशिया से वीट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कहाँ से वीट आया है, साउथ वेस्ट एशिया से का ओरिजिन है, ठीक है, उत्पत्ति हुई है, उसको हम ओरिजिन ऑफ वीट बोल देंगे। अब हमारे पास आता है कि इरिगेशन, इरिगेशन कब कब दी जाती है, इरिगेशन स्टेजेस, या फिर हम बोल देंगे सिंचाई, कब कब सिंचाई दी जाती है वीट में। सिंचाई एक का मेन क्या रहता है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिंचाई क्या हो गया, अपने पास इरिगेशन की स्टेज रहती है, पहले आती है क्रिटिकल रूट इनिशिएशन, क्रिटिकल रूट इनिशिएशन जो है CRI स्टेज होती है वीट की, जो 21 दिन बाद आ जाती है आफ्टर सोइंग, लगाने के 21 दिन बाद जो जड़ वाली स्टेज है तो हम बोल देते हैं क्रिटिकल रूट इनिशिएशन, ठीक है। तो 21 दिन बाद क्या होता है, अपने ये स्टेज आ जाते हैं। इस स्टेज पर अगर फार्मर्स के पास क्या है कि अगर एक ही इरिगेशन है, ठीक है, मतलब क्या होता है जहाँ पे पानी की कमी है या ऐसा कुछ है, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि भाई हम तो मतलब एक बार पानी दे पाएंगे गेहूं में, तो वो कब दे या कौन सी ऐसी स्टेज रहेगी किस टाइम पानी देना ठीक रहेगा। तो तब क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि अगर 20 से 21 दिन बाद
लगाने के, बुआई करने के 20 से 21 दिन बाद अगर पानी दे दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रूट इनिशियल स्टेज। और उसमें क्या रहता है कि जो अपनी वीट है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो मेनली हमारे पास क्या रहता है कि जैसे वीट में है 4 से 5 इरिगेशन तक लगती है, ठीक है, 4 से 5 इरिगेशंस लगती रहती हैं। जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन हो गया, फिर टिलरिंग आ गया, फिर फ्लावर आ गए, ठीक है, जॉइंटिंग आ गई, CRI, टिलरिंग, है टिंग आ गई, फिर फ्लावरिंग आ गई, मिल्किंग आ गई, क्या आ गई, 2 स्टेज, क्या स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। क्राउन इनिशिएशन क्या हुई, 21 DAS बोलेंगे हम, डेज आफ्टर सोइंग, DAS, डेज आफ्टर सोइंग, की बिजाई करने के 21 दिन बाद जब पानी दिया जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपनी क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज। फिर आता है अपने पास टिलरिंग। टिलरिंग क्या होती है कि जब जैसे पौधा है यहाँ से ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाता है, टिलर्स बोलते हैं, ऐसे यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं टिलरिंग स्टेज, ठीक है। 40 से 45 डेज आफ्टर, ये 40 से 45 दिन हो गए हैं गेहूं को की बिजाई किए हुए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टिलरिंग स्टेज बोल देते हैं, उस टाइम पे पानी दिया जाता है। फिर आता है 60 से 65 दिन। 60 से 65 दिन के बाद जॉइंटिंग स्टेज अपनी आ जाती है, ठीक है। जॉइंटिंग स्टेज में क्या रहता है कि जैसे जो नोड्स है, गांठ, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, जॉइंटिंग स्टेज। यहाँ गांठ सी, ठीक है, इसको जॉइंट से मतलब ही समझ आ रहा है कि जॉइंट मतलब कि जुड़ा होना, ठीक है। तो जैसे वीट है क्रॉप, तो जो पहला जो जॉइंट आ जाएगा तो हम बोल देंगे जॉइंटिंग स्टेज। 60 से 65 दिन के बाद, सोइंग के बिजाई के 60 से 65 दिन बाद ये आ जाती है। फ्लावर कब आना स्टार्ट होता है, 80 से 85 दिन बाद, ठीक है। मिल्किंग स्टेज क्या रहती है, 105 से 110 दिन बाद मिल्किंग स्टेज। और 2 स्टेज होती है अपनी 120 से 125 दिन के बाद, आफ्टर सोइंग। 120 से 125 दिन की क्रॉप का पूरा हमने ब्यौरा दे दिया है कि पहले रहता है अपना क्रिटिकल रूट इनिशिएशन रहेगा, इसमें क्या रहता है, जो रूट्स हैं वो इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी कि 20 दिन बाद बिजाई करने के जो वो मेन है उस पे पानी ज़रूर देना चाहिए, अगर फार्मर्स के पास एक इरिगेशन है। अगर फार्मर्स के पास 2 इरिगेशन है तो एक तो दे दो 21 दिन बाद, 20-21 दिन बाद, एक दे दो 80 से 85 दिन बाद। अगर पानी दे दिया जाता है, 2 बार इरिगेशन दी है, उसके बाद फसल ठीक रहती है, अच्छी होती है, प्रोडक्शन सही हो जाता है। मेनली क्या करा है, ये स्टेजेस बता दी है सिंचाई की। टिलरिंग क्या हो गया, जब प्लांट में से टिलर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बोल देते हैं टिलरिंग स्टेज। फिर आता है जॉइंटिंग, पहला जॉइंट होगा, पहला जो गांठ सी बनेगी उसको बोल देंगे 60 से 65 दिन के बाद, बिजाई के 60 से 65 दिन बाद जो स्टेज आती है उसको जॉइंटिंग स्टेज बोल देते हैं। फिर फ्लावरिंग आने लग जाती है वीट पे 80 से 85। मिल्किंग स्टेज क्या रहता है कि जब दाना कच्चा होता है, ठीक है, दाना कच्चा रहता है, में वाइट वाइट सा
दूध टाइप रहता है, जिसको हम मिल्किंग बोल देंगे। मिल्क का से मतलब समझ आ रहा है कि दूध है, ठीक है। जब उसको ग्राइंड करेंगे या उसको तोड़ेंगे तो उसमें वाइट मिल्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ जाती है दो स्टेज। दो स्टेज में क्या रहेगा कि जो वो मिल्क है जो ग्रेन में था की हार्डनेस स्टार्ट हो जाएगी, कि ग्रेन जो है पकना स्टार्ट हो जाएगा। उस स्टेज पे हम दो स्टेज बोल देंगे, ठीक है। जो क्या रहेगा 120 से 185 दिन के बाद, सॉरी 120 से 125 दिन आफ्टर सोइंग के बाद ये सारी इरिगेशन होएंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आया। हमने पढ़ा है ओरिजिन ऑफ वीट, जिसको हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट एशिया से हुआ है वीट का ओरिजिन। और इसमें क्या है, ये हरित क्रांति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। हरित क्रांति में जो इसकी वेराइटीज़ है वो सोनारो 63, सोनारो 64, माया 64 और लर्मा रोजो रही है। हरित क्रांति कब आई थी, 1965 में आई थी। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं कि हमने ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम यूज करा है। तीन क्लासिफिकेशन है। रोटी बनाने के लिए हम ट्रिटिकम एस्टिवम रेड व्हीट का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्रोनी व्हीट, जिसका हम सूजी या सेवियां बनाने के लिए करते हैं। तीसरा अपने पास आ जाता है एमर व्हीट, जिसको हम एक साउथ इंडियन डिश है उपमा जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। क्रिटिकल स्टेजेस आगे जो पानी के जो क्रिटिकल स्टेजेस है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं इसमें सिंचाई देने के लिए, पानी देने के लिए, ठीक है। जो हमारे पास होगी रूट का जो इनिशिएशन हो गया उस टाइम पे होगी, या फिर टिलर आगे, ठीक है, टिलरिंग होगी, जॉइंट हो गया, फ्लावरिंग होगी, मिल्किंग होगी, दो स्टेज होगी। तो इसमें क्या रहता है अपना कि अगर फार्मर्स के पास दो इरिगेशंस है, ठीक है, तो वो इन दो इरिगेशंस को पहले 20 दिन पे अप्लाई कर दे और फिर वो फ्लावरिंग 80 से 85 दिन पे वीट को पानी दे दे, ठीक है। अब अपने पास आता है कि इसमें कितनी स्पेसिंग रहती है। स्पेसिंग बात करते हैं, वीट में स्पेसिंग रो टू रो स्पेसिंग रहती है 22 सेंटीमीटर की। रो टू रो क्या यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, इन दो के बीच का डिफरेंस 22.5 रहता है। प्लांट टू प्लांट रहती है 10 सेंटीमीटर। रो से रो मतलब हो गया कि लाइन टू लाइन जो स्पेसिंग है जहाँ पे वीट लगाई जा रही है वो अपने पास रहती है 22.5। और जो पौधे से पौधे की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी अपनी रहेगी 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया। मान लो एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, एक पौधा यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी क्या रहती है, 10 सेंटीमीटर रहती है। तो अगर हम टोटल स्पेसिंग की बात करें कि वीट में स्पेसिंग कितनी रहती है, तो वो रहेगी 22.5 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ये क्या रहेगी अपनी स्पेसिंग। R2P रो और प्लांट की स्पेसिंग दे दिया है कि रो टू रो अपनी रहती है 22.5 और प्लांट टू प्लांट अपनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या रहता है, वीट कब लगाई जाती है, रबी क्रॉप है, ठंडों में लगाई जाती है, कूल क्रॉप भी बोल सकते, विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं इसको। जब हमने क्लासिफिकेशन क्रॉप्स करा था उसमें ये सारा कुछ पढ़ा था कि जो अपनी वीट क्रॉप है वो रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, फुल क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। स्पेसिंग हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। फर्टिलाइजर्स रहता है ना,
जो रिक्वायरमेंट है जो दिया जाता है या अप्लाई करा जाता है वीट में, वो कितना रहता है अपने पास, तो वो रहेगा 120 60 40 केजी पर हेक्टेयर। फिर 60, इनसे क्या मतलब है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। कि नाइट्रोजन 120 केजी देनी है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। और जो अपनी पोटाशियम फॉस्फोरस है वो 60 40, ठीक है। ये हो गया 120 60 40 का एक फर्टिलाइजर्स की जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है जो वीट को रहती है वो रहेगी। स्पेसिंग पढ़ लिया, फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया, पानी का पढ़ लिया कितना चाहिए होता है, कहाँ से आया है, एशिया से आया है, कितने टाइप्स की होती है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो विंग है या जो सीड है वो कितना चाहिए होता है, या हम बोल दें कि जो सीड की रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहेगी, वो कितना अपने पास सीड रहता है। फॉर नॉर्मल सोइंग के लिए हम क्या करेंगे, क्या रहती है 2 केजी पर हेक्टेयर, 2.5 एकड़ बराबर होते हैं 1 हेक्टेयर के। तो 2 केजी पर हेक्टेयर क्या होगा, या फिर हम ये 40 किलो 1 एकड़ में यूज़ होता है। अगर हम ये कह दें कि जो नॉर्मल सोइंग है कुछ ड्रिल वगैरह से किया गया है तो सोएगा, ठीक है। अगर बोल दे कि लेट करा है तो लेट सोइंग, लेट अगर सोइंग हो रही है तो क्या हो जाएगा 125 केजी पर हेक्टेयर बीज बढ़ जाएगा, ठीक है। 125 पर हेक्टेयर का यूज़ किया जाएगा। और जो हमारी डिबिंग मेथड है, जो सोइंग के अभी मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि ये 20 से 25 केजी हो जाता है 20 केजी पर हेक्टेयर। भी आज हम पढ़ रहे हैं उसमें एक एक लाइन क्वेश्चन है आपका जो एग्रीकल्चर एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। हर एक लाइन जो लिखी जा रही है वो एक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के लिए, ठीक है? अब हम करेंगे कि कौन कौन से मेथड है सिंचाई, सिंचाई के क्या मेथड है, और ये सारी हमने क्या लिख करा है कि बीज कितना चाहिए, सीड की रिक्वायरमेंट है, सीड रिक्वायरमेंट हुई है कि नॉर्मल के लिए हम 100 केजी पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे, लेट के लिए हम 125 करेंगे, और फॉर डिबलिंग हम करेंगे 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर डिबलिंग मेथड में यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं सोइंग के मेथड। एक होता है कि जब हम सीड कम फर्टिलाइज़र जो ड्रिल होती है, ठीक है, ड्रिलिंग से यूज़ करते हैं, कम फर्टिलाइज़र हमने जो इम्प्लीमेंट्स करे हैं, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है में आप देख लेना कि तुम फर्टिलाइज़र कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है सीड कम फर्टिलाइज़र से हम बिजाई कर देते हैं। क्या रहेगा कि हम सीड डाल देंगे, साथ के साथ फर्टिलाइज़र डाल देंगे, और वो सीड कम फर्टिलाइज़र जो इम्प्लीमेंट है वो क्या करेगा कि जो बीज रहेगा उसको एक डेप्थ तक बिजाई कर देगा उसकी,
के साथ ही साथ उसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देगा। फर्टिलाइज़र से मतलब यूरिया वगैरह या एसएसपी जो भी है, किसान फर्टिलाइज़र उसमें डाल रहा है खेत में, तो उसको सीड के साथ साथ फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया जाता है। वो भी सीड कम फर्टिलाइज़र, जिसको सीड ड्रिल भी बोल देते हैं, और इसलिए इस मेथड को हमने ड्रिलिंग बोल दिया। ये हो गया। फिर अपने पास आ जाता है कि जो ब्रॉडकास्ट है, जिसको ब्रॉडकास्टिंग सीधा खेत में ऐसे गिरा दिया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग बोल देते हैं। फार्मर ने क्या करा, उसको अपने हाथों से ही पूरे फील्ड में बो दिया है। उसमें क्या रहेगा कि जो सीड है वो हमें ज़्यादा रहता है। जैसे ये जो लेट सोइंग है, इसको और लेट सोइंग और ब्रॉडकास्ट के लिए भी हम बोल सकते हैं। ज़्यादा सीड की और सीड ज़्यादा सीड की रिक्वायरमेंट रहती है कि बहुत ज़्यादा बीज चाहिए होता है। जहाँ हमें 100 केजी पर हेक्टेयर बीज लगता है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, अपना 125 केजी पर हेक्टेयर सीड लग रहा है। तो अपने पड़ा ड्रिलिंग और ब्रॉडकास्टिंग। ड्रिलिंग में क्या रहेगा, सीड कम फर्टिलाइजर से हम बिजाई कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग में रहेगा कि ज़्यादा सीड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें क्या रहेगा, अपना बीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। 100 की जगह हम 125 केजी पर हेक्टेयर जो है बीज लगेगा। उसके बाद हमने देखा कि डिबलिंग होता है। डिबलिंग ये वाला जो जिसमें कम रहता है, ठीक है। तो डिबलिंग क्या रहेगा, डिबलिंग सोइंग का कौन सा मेथड रहेगा, इसमें क्या करेंगे कि डिबलिंग से मतलब है गड्ढा, ठीक है। गड्ढा खोदना, एक गड्ढा खोद के क्या रहेगा, प्लांट और जो रो है या स्पेसिंग है, जो अंतर है, डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी, एक बराबर में रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि वो जो सीड है एक प्रॉपर स्पेस में, प्रॉपर दूरी पे डाला जा रहा है गड्ढा खोद के, तो क्या रहेगा, उसमें सीड है अपना कम यूज होगा। 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर यूज होएगा डिबलिंग के लिए, ठीक है बच्चों। अब अगर सोच रहे होंगे कि हाँ भाई गड्ढा खोदना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ऐसे इतना नीचे गड्ढा खोद दिया। तो जो डेप्थ रहती है इसकी, डेप्थ ऑफ सोइंग, कि कितने डेप्थ तक इसकी सोइंग कर सकते हैं, वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तक धरती में हम सीड को सो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा कि कितना कितना बीज ज़रूरत होता है। 100 केजी नॉर्मल के लिए यूज़ होता है, और 125 अपना रहेगा ब्रॉडकास्ट या लेट सोइंग के लिए, जो बाद में लेट बिजाई करते हैं उनके लिए 125 रहेगा। और फॉर डिबलिंग कि अगर हम गड्ढा खोद के बीज को उसमें डाल रहे हैं, तो उसके लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर बीज सफिशिएंट है, बहुत रहेगा, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं सोइंग मेथड्स में, पहले आ गया कि सीड ड्रिल का यूज़ कर लेंगे। उसमें जो मशीन है ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है, और सीड के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी डालती रहती है। फिर अपना आ जाएगा ब्रॉडकास्ट, जिसमें किसान अपने हाथों से ही बीज डाल देता है। एक होता है डिबलिंग, जो गड्ढा खोद कर, ये हो गए। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें सोइंग मेथड में ये है कि एक होता है कैरा, एक होता है पोरा। एक होता है कैरा मेथड, पोरा मेथड। कैरा पोरा में क्या डिफरेंस, जो कैरा है उसमें बाय हैंड बीज डाला जाता है। फिर सोइंग क्या रहेगा, फर्रो का यूज होगा।
कंट्री प्लो वगैरह इम्प्लीमेंट हैं, उसमें सबसे पहला हमने कंट्री प्लो ही पढ़ा है, हल। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो किसान है या कोई भी है वो बंदा उसके हल के साथ साथ हाथों से बीज डालता जाएगा और वो सोइंग होती रहेगी। तो वो मेथड हो जाएगा अपना कैरा मेथड। पोरा मेथड में क्या रहेगा, कोई पाइप वगैरह है लकड़ी का या जो भी है, वो फरों के बैक साइड लगा होगा, उस पाइप से बीज क्या है नीचे जाता जाएगा और बुआई होती रहेगी ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया अपना पोरा मेथड। तो हमने कर लिया कैरा मेथड, पोरा मेथड, बिजाई के अपने मेथड्स चल रहे थे ये सारे के सारे, और ये होगी अपने। अच्छा बच्चों, एक ये रहता है कि जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है हाफ डोज में डलता है। हाफ डोज भी बोल सकते हो, स्प्लिट डोज भी बोल सकते हो, आधा आधा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जैसे नाइट्रोजन है उसको 120 की रिक्वायरमेंट है, 120 केजी पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, आधा तो जब हम बिजाई कर रहे हैं उस टाइम डाल देंगे, ठीक है। आधा क्या करेंगे जब पहली इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन पहला पानी लगा है उसके बाद ये फर्टिलाइजर डाल देंगे। आधा आधा क्यों डालते हैं नाइट्रोजन को, ये भी सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन को हम आधा आधा क्यों डाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन को आधा डालने का कारण ये रहता है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है उसका। ठीक है, लॉस से मतलब रहेगा या तो वो धरती में लीक डाउन हो गया, नीचे चला गया, बह गया, ठीक है, या फिर क्या होगा वोल्टिलाइजेशन हो गया, उड़ गया, अमोनिया वगैरह बन के किसी फॉर्म में वो उड़ गया। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि नाइट्रोजन प्लांट ले नहीं पाएगा, हमारी क्रॉप है जो फसल है उसके लिए नाइट्रोजन नहीं बच पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, हम नाइट्रोजन की डोज को स्प्लिट कर दिया है या फिर हाफ डोज बना दिया, आधा आधा, कि एक बार तो हम क्या करेंगे 60 किलो हमने पा दिया सोइंग के टाइम पे और 60 किलो हम पहली इरिगेशन। लेकिन ध्यान रहे केजी पर हेक्टेयर की बात हो रही है, हेक्टेयर की बात हो रही है। 1 हेक्टेयर क्या होता है 2.5 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एकड़ में हुआ है तो उसको 2.5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अपना बीज की रिक्वायरमेंट थी वो 40 हो जाएगी, सारी आप कर लेना। ये हो गया अपना क्या क्या मेथड रहेंगे, क्या रहती है, डेप्थ हमने बता दी है। अब बताना है कि सोइंग कब करी जाती है, ब्याई की तारीख क्या रहती है, डेट मेनली क्या रहती है 15 नवंबर, ब्याई की तारीख ब्याई की तारीख क्या रहेगी अपने पास 15 नवंबर रहती है। ठीक है बच्चों, 15 नवंबर क्या रहेगी, जहाँ पे इरिगेटेड वगैरह रहेगा वहाँ पे 15 नवंबर रहती है अपने पास। लेकिन क्या रहेगी कि जो रेनफेड एरिया है जहाँ पे बारिश की कमी रहती है वहाँ पे हम बोल देंगे कि जो ये वीट है वो उससे पहले उगाई जाती है, या फिर हम बोल देंगे कि जो अक्टूबर का महीना है अक्टूबर में ही इसकी सोइंग कर दी जाती है रेनफेड के लिए। रेनफेड कौन से हो गए, जहाँ जो बिजाई है सिर्फ बारिश पे डिपेंड करती है, रेन पे डिपेंड करेगी, वर्षा पे क्या डिपेंड करती है। बोल देंगे कि अक्टूबर में उसकी बिजाई हो जाएगी। अक्टूबर में आप लगा सकते हो कि सेकंड मतलब लास्ट का जो वीक होता है अक्टूबर का, आप लगा सकते हो कि 25 से 30 तक या फिर 22 से 30 तक का जो टाइम रहेगा उस टाइम पे हम रेन फेड जो क्रॉप्स रहती हैं
या रेनफेड एरिया जो रहेगा जहाँ पे पानी की या जो बिजाई है जो सिर्फ वर्षा पे डिपेंड करती है, उस टाइम पे हम इसकी सोइंग करेंगे। और वैसे सोइंग की डेट क्या रहती है, 15 नवंबर तक रहती है। तो ठीक है बच्चों, अपन ने पढ़ लिया कि सोइंग कब हुई और सोइंग कितनी कैसे कैसे करनी है, कितनी डेप्थ तक करनी है, और नेक्स्ट रहा कि कौन कौन से मेथड से कर रहे हैं। ओरिजिन पढ़ लिया इसका हमने, और कहाँ पे इसको मतलब क्रिटिकम एस्टिवम जो भी क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ चुके हैं हम कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन करी है हमने। ब्रेड के लिए कौन सी वीट होगी, दूसरी कौन सी होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो वीड है, खरपतवार, खरपतवार का क्या रोल रहता है। अगर आपने जो लास्ट वीडियोस रही हैं वीड मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स की हैं वो देखी होंगी, तो उसमें वीड के बारे में बताया गया है। खरपतवार, खरपतवार वीड है, अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको क्रॉप में चाहिए होते, या जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उतनी होती है कि क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, खरपतवार बोल देते हैं। अब अपने पास ये आता है कि वीट में कौन सा खरपतवार आता है। सबसे पहला जो मेन है वो रहता है फिलेरिस माइनर। फिलेरिस माइनर इसका इंग्लिश का नेम हो गया, साइंटिफिक नाम हो गया, लेकिन इसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, तो गेहूं का मामा भी बोलते हैं, गेहूं सा भी बोलते हैं। गेहूं सा मतलब गेहूं जैसा दिखने जैसा, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके फिलेरिस माइनर के, गुल्ली डंडा के। इसको रोकने के लिए आइसोप्रोट्यूरोन का यूज़ किया जाता है, जो कितना रहेगा 0.75 kg पर हेक्टेयर यूज इसका किया जाता है। आइसोप्रोट्यूरोन इसका नाम है, आइसोप्रोट्यूरोन। कितनी डोज रहेगी, 0.75 kg पर हेक्टेयर का यूज किया जाता है। लेकिन क्या हुआ है कि कई जगह पे ऐसे देखा गया कि जो आइसोप्रोट्यूरोन है इससे जो अपना फिलेरिस माइनर है, या हम कह दें कि इसको जो अपना गुल्ली डंडा है, ये क्या है फिर भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो सल्फा सल्फ्यूरोन और मेटा सल्फ्यूरोन भी बनाए गए हैं इसकी डोज के लिए, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए, डोज तो नहीं कहेंगे हम। इसमें क्या रहेगा, सल्फा सल्फ्यूरोन में कितना रहेगा कि 20 ग्राम पर हेक्टेयर यूज होएगा, और ये रहेगा अपना 40 ग्राम पर हेक्टेयर इसका यूज़ किया जाता है। मेनली क्या रहेगा अपने पास, फिलेरिस माइनर जो है, गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा, इसके अलग अलग नाम हैं। इसके लिए आइसोप्रोट्यूरोन इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 0.75 kg पर हेक्टेयर यूज़ होता है, या फिर सल्फा सल्फ्यूरोन हो गया, मेटा सल्फ्यूरोन हो गया, 20 ग्राम पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। और ये जो अपना मेटा सल्फ्यूरोन है, चाल तो लिखेंगे हम 4 ग्राम सल्फा सल्फ्यूरोन, मेटा सल्फ्यूरोन, ठीक है। कुछ अपने पास क्या रहते हैं जो गेहूं में है, एक तो ये वाला वीड हो गया, सेकंड अपने पास होते हैं ब्रोड वीड, ब्रोड थोड़े पत्ते वाले। ये सारे के सारे वीड हम वीड की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं, किसी को नहीं पता है, तो प्लीज़ वो वीड वाली क्लास देख के आए, जिससे उनको थोड़ा आइडिया रहेगा, समझ में रहेगा कि कौन से वीड किस टाइप के हैं।
वीड और उसकी क्लासिफिकेशन में, और मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है जो भी अपनी क्लास लगी है वो ज़रूर देखें। ये रहेगा छोटे पत्ते वाले चिनोपोडियम एल्बम बोल देते हैं। इंग्लिश में चिनोपोडियम एल्बम हो गया, हिंदी में बथुआ बोल देते हैं। अब जब हमने वीड की क्लास करी थी तो उसमें पढ़ा था कि जो 2,4-D है अपना, का यूज़ हम चौड़े पत्तों के लिए करते हैं। केमिकल क्या यूज़ करा अपा ने तो ख़त्म करने के लिए 2,4-D, इसको 500 ml पर हेक्टेयर के लिए यूज़ करा जाता है। तो दो टाइप के वीड हमने कर लिए कि एक तो फिलैरिस माइनर हो गया, इसका क्या रहता है कि ये गेहूं जैसा दिखता है, इसके लिए आइसोप्रोट्यूरोन हो गया 0.75 kg पर हेक्टेयर के लिए यूज़ किया जाता है। सल्फा सल्फ्यूरोन हो गया जिसमें 20 ग्राम पर हेक्टेयर, और मेटा सल्फ्यूरोन हो गया जो 4 ग्राम पर हेक्टेयर यूज़ करा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ब्रॉड लीफ होते हैं वो भी अपने वीट में आते हैं। वीड जो है से हो गया अपना चिनोपोडियम एल्बम बथुआ जिसे बोलते हैं। 2,4-D डालेंगे कितना 500 ml पर हेक्टेयर। ये हो गया। एक आपको बता दें टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट क्या रहता है, वेट ऑफ 1000 सीड्स, 1000 दाने ईच गिन के क्या उनको गिन लिया और फिर उनका वेट ले लिया कि कितना वेट बना। तो गेहूं में टेस्ट वेट कितना रहता है अपना 40 ग्राम। गेहूं का जो टेस्ट वेट है वो अपने पास 40 ग्राम रहता है। लेकिन एक बात है कि अगर जो फिलैरिस माइनर है जो गेहूं जैसा अपना दिखता है, जो फिलैरिस माइनर रहेगा उसमें क्या रहेगा कि उसके जो बीज होते हैं दिखते गेहूं जैसा, मतलब वो दिखता गेहूं जैसा ही है, गुल्ली डंडा तो बोला जाता है में आता है। उसका जो टेस्ट वेट है वो क्या रहेगा 2 ग्राम। ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। फिलैरिस माइनर का क्या रहेगा 2 ग्राम टेस्ट वेट रहता है फिलैरिस माइनर का। ये हो गया टेस्ट वेट क्या रहेगा 1000 सीड्स का। अगर हम वेट करेंगे तो वो क्या रहेगा अपने पास, वीट का रहेगा 40 ग्राम और जो अपना फिलैरिस माइनस है उसका रहेगा 2 ग्राम। एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्शनेबल सीड ऑफ वीट। ऑब्जेक्शनेबल कौन सा होता है कि जिसके बीज अगर गेहूं के बीज के साथ मिल गए हैं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो आंसर होएगा वो होता है हिरनखुरी। हिरनखुरी क्या रहेगा अपने पास ऑब्जेक्शनेबल वीड रहता है। अगर इसके जो बीज वगैरह हैं जो गेहूं के बीज के साथ मिल जाते हैं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल रहता है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि उसको जो गेहूं है उसकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब रहता है। कटाई के लिए अगर गेहूं में 25 से 30% तक नमी रहनी चाहिए, जो मॉइस्चर कंटेंट है, कंटेंट बोल दो, ठीक है, नमी की मात्रा, ग्रेन है अनाज है उस पर कितनी रहनी चाहिए, 25 से 30% तक अनाज की में नमी की मात्रा होनी चाहिए। इस टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग कटाई करी जाती है। और स्टोरेज के लिए जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं उस टाइम पे गेहूं की जो नमी की मात्रा है वो 11 से 12%
मात्रा जो है 11 से 12% तक होनी। ठीक है, वेराइटीज़ हैं जो लेट सोइंग की हमने बात करी थी, जिसमें 125 kg पर हेक्टेयर जो अपना है बीज यूज़ हो रहा है लेट सोइंग के लिए, तो वो थी दाल बादशाह, है जीरा लाल। ये अपनी लेट सोइंग वेराइटीज़ गई। स्टोरेज के लिए 11 से 12% तक ही हमें चाहिए होता है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट है जहाँ पे हार्वेस्टिंग करी जाती है, ये हार्वेस्टिंग के लिए है। कटाई का जो टाइम रहेगा क्या रहेगा, टाइम नहीं मतलब मॉइस्चर जो कंटेंट है वो अपना कितना रहेगा, 25 से 30% तक इसमें रहेगा। ठीक है बच्चों, आज हमने वीट का रहा है अपना सारा, वीट के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। और ये पूरा ही हर एक जो लाइन है अपनी, हर एक क्वेश्चन है, इसके लिए अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद करने वाली हैं। क्योंकि जो अपना एग्ज़ाम पॉइंट है मेनली जो रहता है कि जो अपना बीएससी के 10th वाले एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो एग्ज़ाम में आना है वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, सारे कवर होते जाएंगे। तो वीट के बारे में रहेगा। वर्ल्ड में ये फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है, इंडिया में है सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे राइस आती है। और हाँ, इसमें क्या रहेगा, एरिया जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है वीट का, यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है। प्रोडक्शन भी क्या रहेगा, यूपी में ज़्यादा रहता है, फिर पंजाब में रहेगा, फिर हरियाणा में। और जो प्रोडक्टिविटी है कि पर एरिया गेहूं कितनी निकली है, पर एरिया तो एरिया है वहाँ से गेहूं कितनी निकली है, वो अपनी पंजाब में रहती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है हरियाणा से। पंजाब में क्यों रहती है, तो पानी वगैरह है वहाँ पंजाब में ज़्यादा रहता है, इरिगेशन जितना भी एरिया है वो सारा इरिगेटेड एरिया है। इससे क्या होगा कि इरिगेशन अच्छे से मिल रही है, और फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का वो भी क्या रहता है, पंजाब में ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि प्रोडक्टिविटी है जो पंजाब की ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। ग्लूटीन रहता है इसमें 8 से 11% प्रोटीन की मात्रा रहती है। ग्लूटीन क्या है, जो चिल्ड्रंस है बच्चों के लिए थोड़ा हार्मफुल रहता है। फिर हमने नोरिन 10 जीन के बारे में पढ़ा। ड्वार्फनेस ऑफ व्हीट इज रिस्पॉन्सिबल, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस के लिए जो जीन है वो क्या रहेगा, नोरिन 10 रहेगा। हिंदी में अपना हो जाएगा कि गेहूं के बोनेपन के लिए कौन सा जीन रहता है, तो आप नोरिन 10 ही करोगे। हरित क्रांति जो अपनी आई थी 1965 1965 में आई थी, उसमें जो जो वेराइटियाँ यूज़ हुई थी, सोनारो 63, सोनारो 64, मायो और लर्मा रोजो। फिर हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट के बारे में कि ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ट्रिटिकम डूरम हो गया, ट्रिटिकम डाइकोकम हो गया। रेड व्हीट है रोटी बनाने के लिए जिस गेहूं का यूज़ किया जाता है, वो हो गई अपने पास ट्रिटिकम एस्टिवम। 87% एरिया है इसमें लगा होता है। उसके बाद आता है मैक्रोनी के लिए जो यूज़ करते हैं वगैरह, या फिर सेवियां बनाने के लिए इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना साउथ इंडियन डिश है जो उपमा होता है, वो किससे बना होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम से। आगे अपन ने पढ़ा है कि इसकी डिफरेंट जो स्टेजेस रहेगी पानी देने के लिए, हर 20 दिन या 25 दिन के अंतराल पे गेहूं में पानी दिया जाता है। अगर फार्मर के पास सिर्फ एक इरिगेशन है, एक सिंचाई वो दे सकता है, तो गेहूं की बिजाई के 20 से 25 दिन बाद वो इरिगेशन दे दे। अगर उसके पास 2 टाइप की इरिगेशन है कि वो 2 ही सिंचाई दे सकता है, तो एक 20 से 25 के बाद, एक 80 से 85 दिन की शोइंग करने के बाद, या मतलब बीज बुआई करने के बाद वो दे सकता है। जिससे क्या होएगा, प्रोडक्शन पे गेहूं की जो ईल्ड है क्या
उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ये डिफरेंट स्टेजेस है कि 40 से 45 दिन के बाद, 60 से 65 दिन के बाद, 80 से 85 दिन के बाद इस टाइप से गेहूं की सिंचाई है जो की जाती है। फिर अपने पास रहता है कि जो स्पेसिंग है कि जो प्लांट टू प्लांट है, रो टू रो है, 2 लाइनों के बीच में 22.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। एक प्लांट दूसरे प्लांट से 10 सेंटीमीटर की दूरी है। नाइट्रोजन 120, 60, 40 केजी पर हेक्टेयर डाली जाती है, जिसमें क्या रहेगा, हम नाइट्रोजन की डोज को स्प्लिट कर देते हैं या फिर हाफ डोज एक कर देते हैं। नाइट्रोजन का क्या रहेगा कि आधी जो नाइट्रोजन की डोज है हम उसको क्या करेंगे, जो सोइंग के टाइम पे डाल देंगे, और आधी डोज को हम क्या करेंगे, जब हमने पहली इरिगेशन दी है उसके बाद ही नाइट्रोजन की डोज को डालते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो वो उड़ जाता है या धरती में नीचे चला जाता है, तो इसके लिए का यूज़ किया जाता है हाफ डोज का। और 1 हेक्टेयर हमने पढ़ लिया कि 2.5 एकड़ के बराबर होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो भी हमारा है कि कितने कितने बीज की ज़रूरत होती है। अगर हम नॉर्मली वीट की सोइंग कर रहे हैं तो 100 केजी पर हेक्टेयर बीज की ज़रूरत होती है, मतलब 40 किलो 1 एकड़ में यूज़ हो जाएगा। अगर हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि उसको हाथों से ही ऐसे खेत में बिजाई करी है तो 125, या फिर लेट सोइंग जो वैरायटी रहेंगी उसमें भी 125 केजी पर हेक्टेयर सोइंग रहेगी अपने। फिर आता है डिफरेंट सोइंग के मेथड होते हैं। एक होता है सीड ड्रिल, जिसके बारे में हमने इम्प्लीमेंट्स वाली क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं, तो वो क्लास देख लेना आप, उसमें उसकी पिक्चर भी है कि सीड ड्रिल कैसा होता है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सीड ड्रिलिंग हो जाएगी, सीड और फर्टिलाइज़र को डाल दिया जाता है और सोइंग हो जाती है। नेक्स्ट रहेगा अपना ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट बता चुके हैं। डिबलिंग हो गया, गड्ढा खोद के उसमें बीज की सोइंग हो जाएगी। फिर कैरा और पोरा मेथड होएगा। कैरा में क्या होएगा, हाथ से फरोइंग करते हुए कंट्री प्लो में बाय हैंड सीड डाल दिया जाता है। और पोरा मेथड में क्या रहेगा हमारे पास कि जो सीड है उसको एक पाइप के थ्रू, ठीक है, उसमें बिजाई की जाएगी। बिजाई की जो तारीख रहती है वो 15 नवंबर रहती है, लेकिन अगर लेट वाली हुई है तो 25 से 30 अक्टूबर तक बीज कर देते हैं। जैसे सॉरी, वो रेनफेड है, वर्षा की हो गई है तो उसमें उसकी सोइंग कर देंगे। अब हो जाएगा कि बार है, पहले होता है फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनर गुल्ली डंडा को बोला जाता है, गेहूं का मामा भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को ख़त्म करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, तो इसको पहले फार्मर क्या करेगा, इसी को किल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फा सल्फ्यूरॉन, मेटा सल्फ्यूरॉन की ज़रूरत होते हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन 0.75 केजी पर हेक्टेयर डलेगा, सल्फा सल्फ्यूरॉन 40 ग्राम पर हेक्टेयर डलेगा, सॉरी 20 ग्राम पर हेक्टेयर, और मेटा सल्फ्यूरॉन डलेगा 4 ग्राम पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्ट जो लीफ होते हैं, ब्रॉड लीफ जिनको चौड़े पत्ते बोला जाता है, चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ वगैरह, उनके लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है, जो 500 ml पर हेक्टेयर द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ठीक है बच्चों, ये अपना सारा वीट के बारे में है। टेस्ट वेट अपना क्या रहता है, 1000 सीड का जो वेट रहेगा वो इसमें वीट में 40 ग्राम रहेगा। फ्लैरिस माइनर जो है उसमें 2 ग्राम रहता है। एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड है कि अगर इसके जो दाने हैं, जो सीड हैं, बीज हैं, अगर मिल जाते हैं तो क्या करेंगे, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोल देंगे कि हिरनखुरी है, ऑब्जेक्शनल वीड। फिर रहेगा कि कटाई वगैरह के टाइम पे मॉइस्चर कितना होना चाहिए कि 25 से 30% अगर हम रखते हैं मॉइस्चर कंटेंट हार्वेस्टिंग के टाइम पे होना चाहिए, और 10 से 12% अपने पास नमी स्टोरेज, जब हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो वो 10 से 12%, ठीक है, 11 से 12, ठीक है। तो ये सारा आज हमने पढ़ा वीट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आप देखते रहिए, ज्वाइन करें इम्पैक्ट एकेडमी को।
बैचेस चल चुके हैं। एग्ज़ाम के लिए भी जो HU के फॉर्म है वो भी जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक ख्याल है अब की बार HU जहाँ जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कवर करेगी, क्योंकि कोविड के कारण जो बहुत बच्चों का लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो सेमेस्टर्स है अपने उनका जो एक पीरियड रहता है वो आगे पीछे चल रहा है, तो उसको कवर करने के लिए जहाँ तक है जुलाई एंड तक भी पेपर हो सकता है, या अगस्त तक आप लगा लो पेपर हो जाएगा। इतना ज़्यादा क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसको कवर भी करना है। जल्दी से जल्दी आप इम्पैक्ट एकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है। और ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन आएँ, यहाँ पर आएँ, डेमो क्लासेस लें, और आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन करें, ठीक है। यूट्यूब से भी आप देखते रहोगे, सारी जो वीडियोस है यूट्यूब पे डाल दी गई हैं। आप इंट्रो वगैरह से स्टार्ट करके जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ तक सारी वीडियोस आप देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे किसी भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। कोई भी ये ना सोचे कि यार हम तो हिंदी मीडियम से थे, गवर्नमेंट स्कूल से आ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, आज आपको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है, पूरी लाइफ का है। तो आप जल्दी से जल्दी PSC की तैयारी के लिए इम्पैक्ट एकेडमी हमें करें, ठीक है। पढ़ते रहें स्टूडेंट्स। थैंक यू।